नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले करीब करीब 50 साल हो गया है। दिल्ली में सीएम जयराम ठाकुर से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में कई ऐसे इवेंट प्लान किए गए हैं, लेकिन कोरोना के चलते उन पर ब्रेक लग गया है। लेकिन अब हालात सामान्य होने पर विकास की गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई थी और लोगों को यकीन दिलाना पड़ा कि वैक्सीन कोरोना से लड़ाई में जरूरी है। वैक्सीनेशन के मामले में हिमाचल देश में नंबर 1 है। हिमाचल प्रदेश अपने स्टेटहुड के 50 साल पूरे कर रहा है और इसको लेकर के हिमाचल में भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। सर, हिमाचल अपने स्वर्णिम सफर के 50 साल पूरे कर रहा है, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश ने 50 साल का सफ़र पूरा किया है और स्टेटहुड के 50 वर्षों में हिमाचल ने बहुत तरक्की की है। उसमें हमने बहुत सारे इवेंट्स प्लान किए थे, लेकिन कोविड के कारण वो सारे संभव नहीं हो पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक इवेंट्स अब हम करेंगे और मैं यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रगति की राह पर शिखर की ओर जिसका हम जिक्र करते हैं वो निश्चित रूप से है। अब फिलहाल विधानसभा का सत्र हमने बुलाया है, स्पेशल सेशन बुलाया है और उस सेशन के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हिमाचल प्रदेश में उस सत्र को संबोधित करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात है कि आप वैक्सीनेशन 100% कर रहे हैं। आपने ड्रग फार्मा पार्क की मांग की है, जब भी स्वास्थ्य मंत्री से आप मिले थे, चूंकि ऑलरेडी फार्मा का हब है माफ कीजिएगा हिमाचल, तो किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने की योजना है? मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि वैक्सीन एक अभियान हमने जब चलाया हिमाचल प्रदेश में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ शुरू के दौर में थी, लेकिन बाद में सारी चीज़ों को लेकर के समझाने में हम सफल हुए और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन में पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मेहनत की, परिश्रम किया सभी साथियों ने और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनने इस काम को अंजाम दिया और हिमाचल की जनता ने उसमें सहयोग दिया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, हिमाचल एक बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है और उसको लेकिन कोरोना काल में काफ़ी सफ़र भी किया, प्राकृतिक आपदाओं ने भी हिमाचल को नुकसान पहुंचाया। आज आप फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले, कुछ आश्वासन मिला? मैं फाइनेंस मिनिस्टर से हर बार मिलता हूँ, जब दिल्ली आता हूँ। जो हमारे स्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फॉलोअप करते हैं, हमेशा मदद मिलती है और अभी भी उनने मदद की बात कही है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को केंद्र से जो सहयोग मिलता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। अपने स्टेटहुड के 50 साल पूरे कर रहा है और इसको लेकर के हिमाचल में भव्य कार्यक्रम आयोजित। बढ़ते आगे तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय मजदूरों के बेहतर भविष्य के लिए एक योजना लाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, उनके क्षेत्र में काम में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और मजदूरों का 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी किया जाएगा। इसमें रजिस्टर्ड मजदूरों को लाभ मिलेगा। वहीं इस मुद्दे पर न्यूज वन इंडिया ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से खास बातचीत की है। इसमें एक बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसमें मजदूरों की तादाद लगभग 90% के आसपास है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इस देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ना तो डिजिटलाइज किया गया और ना ही उसकी गिनती की गई कि आखिर देश में उसकी तादाद कितनी है। लेकिन अब केंद्र सरकार ये नायाब पहल करने जा रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय MOS लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सर रामेश्वर जी। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में सवाल उठता है कि देश में अनस्किल्ड लेबर कितनी है, स्किल्ड लेबर कितनी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है। सरकार जवाब देती है कि उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात नहीं कि 75 सालों में अभी तक हम लोग श्रमिकों का डेटा नहीं उपलब्ध करा पाए? देखिए, पहली बात है कि इंडिया में 81% हमारी श्रमिक है और भारत के प्रधानमंत्री की कहना है कि असंगठित जो श्रमिक है उसको कैसे संगठित किया जाए और इसीलिए हम लोग 26 अगस्त को एक ई श्रम पोर्टल हम लोग शुरू किए हैं और 26 से आज तक, आज की तारीख में 20 लाख अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आप लोग मालूम होगा कि असंगठित जो लेबर है उनकी बहुत सी समस्याएं हैं और आप लोग मालूम है कि हमारा जो लेबर है, कभी वो मुंबई में काम करते हैं, कभी वो बिहार में काम करते हैं। इसीलिए हम
एक हमारी मंत्रालय ई श्रम पोर्टल शुरू किए हैं और इसमें हमारी टारगेट है 38 करोड़ लोगों को हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। और 3 बात को ध्यान रखा गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो एक हेल्पलाइन भी दिया गया है जिसमें 14434 बोल के एक हेल्पलाइन है। अगर कोई हेल्पलाइन की सहायता लेना चाहते हैं, उसके बाद 9 भाषा में इस रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, 9 भाषा। और उसमें कहा गया है कि अगर आपका बैंक का अकाउंट, टेलीफोन नंबर और आधार कार्ड, 3 चीज़ हम लेते हैं और तीनों चीज़ें उनके पास है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना मोबाइल के द्वारा खुद कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। और अगर बोलता है कि नहीं मैं तो अपना मोबाइल के द्वारा कर नहीं सकते हैं, तो कुछ हम ऐसे सेंटर की व्यवस्था किए हैं जिसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और श्रमिक को 1 पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही साथ भगवान न करे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख की प्रॉफिट मिलेगी। इस तरह से व्यवस्था किया गया है और जोर से काम चल रहा है इसका। कोरोना काल में हमने एक तस्वीर देखी थी, पूरे देश में वो तस्वीर सामने आई थी, कैसे जो श्रमिक थे वो एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। जब सरकारों से पूछा गया तो उसका कोई उनके पास डेटा ही नहीं था कि कितने श्रमिक उनके राज्य से दूसरे राज्य में काम करने गए हैं, या जिस राज्य में काम कर रहे थे उन्हें नहीं मालूम था कि हमारे राज्य में बाहर से कितने श्रमिक आए हैं। तो क्या इस पोर्टल के जरिए ये भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है कि कितने श्रमिक किस राज्य में इस वक्त काम कर रहे हैं? जी, इसीलिए हम लोग टारगेट रखे हैं कि 38 करोड़ हम लोग अंदाज़ा लगाया कि हमारा असंगठित श्रमिक 38 करोड़ है, जिसको हम लोग कहते हैं कि 81% हमारी श्रमिक है। तो ये हम लोग जो ई श्रम जो पोर्टल शुरू किए हैं, इससे पता चलेगा हमारा इंडिया में कितना लोग श्रमिक हैं। और क्योंकि उस समय मैं फूड प्रोसेसिंग में था और मैंने देखा था कि वहाँ बहुत से ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बंद हो रही थी उस समय, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग बिना खाए हुए तो कोई रह नहीं सकते। तो लोग फूड प्रोसेसिंग के जो मालिक थे वो टेलीफोन करते थे कि हमारी फैक्ट्री बंद हो गया, यहाँ राइस मिल था, कोई बोलता था आटा मिल है, कोई बोलता था पेप्सी है, कोई बोलता था कोको कोला, कोई बोलता था मैगी की फैक्ट्री बंद हो गई, सब श्रमिक भाग रहे हैं। तो उस समय हम लोग को पता भी नहीं था ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज श्रमिक है। तो इसीलिए हम लोग, भारत का प्रधानमंत्री कहना था कि हमें पूरा पता चलना चाहिए हमारे भारत में कितना श्रमिक है, कितना लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इसलिए ये काम भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश से अब हम लोग ई श्रम पोर्टल शुरू किए हैं और आशा रखते हैं आप लोग भी हमें सहाय कीजिए। काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको इस पोर्टल के जरिए रजिस्टर्ड करने जा रही है, उनका ऑफिशियल डेटा जारी करने जा रही है और इसके बाद उन मजदूरों को न सिर्फ उनका मुकम्मल जहां पर वो काम करने की एक्सपर्टीज रखते हैं वहां पर उनको भेजा जा सकेगा, बल्कि सरकार को भी मालूम होगा कि आखिर किस मजदूर को किस तरह की सुविधाओं से नवाजा जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद देश में श्रमिकों के हालात में और उनकी स्थितियों में परिवर्तन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। चलिए बढ़ते आगे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल कड़कल डूमा में एक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन आक्रोशित जनता ने उन्हें वापस भेज दिया। इससे पहले उनकी गाड़ी पर भी लोगों ने धावा बोला। हालांकि मेयर को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन एमसीडी से लोगों की नाराजगी जायज नजर आई। आप एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कॉम्पैक्टर लगा रहे हैं और कॉम्पैक्टर के लिए वहाँ पे तमाम कूड़ा भी इकट्ठा होगा, वहाँ चलेगा भी, आसपास पूरी मार्केट है, मार्केट के बीच के अंदर ये लग रहा है। और लोगों का बहुत ज़्यादा विरोध है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। अगर लोगों का विरोध है तो आप वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा दीजिए। कोई एक व्यक्ति विशेष अपने लाभ के लिए जब हटवाना चाहता है तब तो आप उसको हटा दे रहे हैं, तब वहाँ पर आप कहीं रसोई खोल दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या जनसमूह ये चाहता है कि वहाँ कॉम्पैक्टर ना लगे, आप वहाँ भीड़ के अंदर जहाँ आपका लोडर कॉम्पैक्टर भी जाएगा, तमाम चीज़ें जाएंगी, टिपर भी जाएंगे, पूरा दिन खाली भी होंगे, सेग्रीगेशन भी होगा, तमाम काम होंगे। देखिए आप पहले वहाँ पे कूड़ेदान था जिससे सड़कों पर कूड़ा पड़ा होता था, कूड़ा फैला रहता था। वहाँ के लोगों की शिकायतें थी कि सड़कों पर कूड़ा होता है। हम लोगों ने एक योजना लेके आए हैं कि कूड़ेदानों को ख़त्म किया जाए, उसके लिए कॉम्पैक्टर प्लांट लगाए जाए। कॉम्पैक्टर प्लांट लगने से कूड़ा जो सड़कों पड़ा वो ख़त्म होगा, वो कूड़ा कम्पैक्ट होके
वो जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा और लोगों को परेशानी नहीं होगी। उसी के तहत ही कंप्यूटर प्लांट लगभग 1 करोड़ की लागत से बनने वाला है, उसकी मंजूरी हो चुकी है। जब वो बन के कुछ लोग आए कि यहाँ कंप्यूटर प्लांट भी ना बनाए, हमने कहाँ बनाए, तो जितना स्पेस चाहिए वो हमें कहीं नहीं मिला, क्यों उसी वार्ड में बनना है। और वहाँ की जो निगम पार्षद है उनकी भी सहमति है, और उसके अलावा सब कुछ सहमति होने के बाद ही ये बना है। तो राजधानी दिल्ली में जाम की समस्या से रोजाना लोगों को रूबरू होना पड़ता है। जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए टीआई मॉडल धीरज नारंग की ओर से एडिशनल सीपी ट्रैफिक एक सिंगला के नेतृत्व में स्पेशल ड्राइव को समय समय पर चलाया जा रहा है। और आई मॉडल टाउन ने कैंप चौक पर जागरूकता अभियान चलाया और लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की। दिल्ली में जगह जगह जाम की समस्याओं को देखने का सामना पूरी दिल्ली वासियों को पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी दिल्ली में जगह जगह पर ड्राइव चला करके इस समस्या को दूर करने का काम करती है। लेकिन जब दिल्ली में बरसात होती है तो ये समस्या और भी बड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम दिल्ली की सड़कों पर निकले इसका जायज़ा लेने के लिए कि ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है, तो हम मॉडल टाउन के चौक पर पहुँचे। मैं आपको अपने पीछे दिखा दूँ कि ये जो चौक है मॉडल टाउन का चौक है, और यहाँ पर जब हम आए तो देखा कि यहाँ के जो टीआई हैं धीरज नारंग, वो अपनी पूरी टीम के साथ ड्राइव का अभियान चला रहे थे। और साथ ही जो सारी व्यवस्था है मैं अपने पीछे दिखाऊंगा कि धीरज नारंग जो है यहाँ के जो टीआई हैं वो किस तरीके से जो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का कार्य है। उनके साथ ही पूरी जो टीम है और जो तमाम जो जेडो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही अभी पूरे ड्राइव को चलाया गया। ड्राइव को चलाने के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो सारी यहाँ की जो इलीगल तरीके से जो रेडियाँ लगाई गई थी, पट्टियाँ लगाई गई थी, या फिर जो ई रिक्शाओं से जो जाम की स्थिति जो पैदा हो रही थी उसको हटाने का कहीं ना कहीं काम किया है। और ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय काम है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। दिल्ली में जगह तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी राज्यों की शिथिलता दिल्ली वालों के लिए हर साल कष्टकारी साबित होती है। इसके लिए किसानों को कोई कष्ट दिए बिना पड़ोसी राज्यों की सरकारों को अपने यहां पर्यावरण की चिंताओं को दूर करना चाहिए। दिल्ली वालों को प्रदूषण से बचाना दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार इसके विरुद्ध कई कारगर कदम उठा रही है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हवा साफ करने के लिए एयर प्योरीफायर मशीनें लगाकर वृक्षारोपण भी कराया है, हरियाली का भी ख्याल रखा है। दिल्ली वालों को सीएनजी चलित वाहन ई वाहन का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने प्रदेश स्तर पर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का गठन भी कर दिया है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जन सहयोग से सक्रिय अभियान चलाने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। आज हमने पहली बैठक पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के साथ की है। दिल्ली के शालीमार बाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैक्स हॉस्पिटल के सामने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के मुकुंदपुर का रहने वाला 22 साल का यशपाल उर्फ योगेश अपने चाचा का हाल चाल जानने के लिए मैक्स हॉस्पिटल आया था। योगेश के चाचा का एक्सीडेंट हो चुका था और वो मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। अपने चाचा का हाल चाल जानने के लिए जब योगेश हैदरपुर में मैक्स अस्पताल के सामने पहुंचा तो करीब 6 बदमाशों का एक ग्रुप मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और 5 राउंड गोलियां चला दी, जिससे 2 गोलियां योगेश को लगी। योगेश को एक गोली सीने में तो दूसरी कमर में लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बात दिल्ली के द्वारका की करते हैं तो वहां पर जिले की पुलिस ने 2 युवकों का अपहरण करने और एक मोबाइल फोन लूटने वाले 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। बीते 5 तारीख को द्वारका उत्तर थाना में सूचना मिली कि कुछ अपहरणकर्ताओं ने अमित कुमार और गुलशन नाम के 2 युवकों का अपहरण कर उन्हें पीटा और एक मोबाइल भी लूट लिया। और जब पुलिस ने घटना की जगह की तलाशी ली और निगरानी की तो अंत में वो जगह मिली जहां दोनों को बंदी बनाया गया था। 5 आरोपियों से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है जिसका इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने में वो करते थे। तो राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी ने संगम पार्क वार्ड में स्थित शौचालय की सीवर लाइन में कार्य का उद्घाटन किया। विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी ने बताया कि शौचालय की सीवर लाइन को लेकर इलाके में बदबू फैल रही थी और बीमारी का खतरा भी बना हुआ था। इस समस्या को खत्म करने के लिए नई सीवर लाइन डाली जा रही, जिसमें लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अखिलेशपति त्रिपाठी ने बताया कि दिल्ली सरकार के कार्यों को जनता पसंद कर रही है और इन्हीं कार्यों को लेकर दिल्ली की जनता आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। बात है कि ये सीवर का अभाव था। हमारा शौचालय बना हुआ है 62 सीट का, तो जो पहले का सीवर सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और उसमें पानी नहीं जा पा रहा था और पानी को धीरे धीरे रिस करके नालों में जा रहा था, जो कि ठीक नहीं था। लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता था। तो उसके लिए नया सीवर लाइन शौचालय के लिए आज ले हो रहा है। इससे न केवल सफाई रहेगी शौचालय में, कभी कभी टंकी भर जाता था, पानी बाहर नहीं जा पाता था, दिक्कत आती थी, वो दिक्कत ख़त्म होगा और किसी को बदबू का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीवरेज में जा कर के सीवर बड़े ट्रंक सीवर में चला जाएगा, वहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा, जिससे यमुना भी गंदा नहीं होंगी। तो ये इस काम से 3 फ़ायदा है। एक तो शौचालय चलाने में आसानी होगा, लोगों को बदबू से निजात मिलेगा और तीसरा यमुना की सफाई में मदद मिलेगी, क्योंकि ये सीधा ट्रंक सीवर में जाएगा, ट्रंक सीवर से ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा। सर ये तो जगजाहिर हो चुका है। अभी हम एक लॉन्च किया है प्रोग्राम आम आदमी पार्टी की हाईकमान ने, दुर्गेश पाठक जी ने जो एमसीडी के प्रभारी है, उन्होंने किया है कि आपका विधायक आपके द्वार। तो जहाँ जहाँ मीटिंग करें, हम 4 मीटिंग कर चुके हैं अपने वार्ड के अंदर। भारी संख्या में जनमत और जन समुदाय इकट्ठा हो रहा है और जय जयकार रहा है अखिलेशपति त्रिपाठी जी की, केजरीवाल जी की और दिल्ली सरकार की जय जयकार कर रहा है। जग जाहिर हो चुका है कि हम एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से आ रही है। उधर आदर्श नगर ग्रीन रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर दिल्ली पुलिस और जनप्रतिनिधियों के साथ आदर्श नगर स्थित सुभाष पार्क में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आदर्श नगर विधायक पवन शर्मा, क्षेत्रीय निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, एसपी संजय दराल, एसएचओ आदर्श नागर राधे श्याम और कई आरडब्ल्यूए के प्रधान और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरडब्ल्यूए और क्षेत्रीय लोगों ने दिल्ली पुलिस और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को बाजार में जाम, साफ सफाई जैसी कई समस्याएं अपने सामने रखी। आदर्श नगर ग्रीन रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर दिल्ली पुलिस और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। क्या विशेष रहा, आइए जानते हैं क्षेत्रीय विधायक से। सर, आज जो ग्रीन रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने मीटिंग की, क्या एक विशेष मुद्दे रहे इस मीटिंग? देखिए, सबसे पहले तो ग्रीन आरडब्ल्यूए आदर्श नगर का बहुत सराहनीय काम है। ये अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए जागरूक होना, सभी को एकत्रित करके, सभी अधिकारियों को बुलाकर, विधायक को, काउंसलर को, अपना पुलिस डिपार्टमेंट से सीपी, एसएचओ सबको बुलाकर ये समस्याएं रखी। इस पूरे प्रोग्राम में कई आरडब्ल्यू भी मौजूद रही, इनके प्रधानों से जानते हैं। सर, क्या बाज़ारों की एक समस्या रही जो एमसीडी जल्द निपटाने की बात की जा रही है? क्या एक विशेष ये समस्याएं हैं जो इस पूरे बाज़ार में और इलाके में थी? हाँ, बाज़ार की समस्याएँ तो हैं। देखिए, बाज़ार में इंक्रोचमेंट है, रेडियाँ बेतरतीब लगती हैं और बहुत बार इस बारे में प्रयास किया गया। जैसे आज भी एक मैटर आया था कि एसएचओ ने कहा था कि एक पीली लाइन डलवा दी जाए। हमने ये अपने आरडब्ल्यूए आदर्श नगर से 3 साल पहले, लगभग एक 1.5 साल पहले एक पीली लाइन डलवाई थी। उसमें 20,000 रुपये हमारे आरडब्ल्यू के खर्च हुए थे, लेकिन उसका नतीजा
कुछ नहीं निकला। दिल्ली पुलिस मौजूद थी, जनप्रतिनिधि, कई सारे इलाके के क्षेत्रीय विधायक, निगम पार्षद भी मौजूद थे। क्या एक आश्वासन दिया है और किस तरीके से समस्याओं को जल्द निपटाएंगे? हमारे एरिया में 70% समस्याएं दिल्ली नगर निगम से जुड़ी हुई थी, तो हमारी निगम पार्षदा गरिमा गुप्ता जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इन समस्याओं को अपने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करके समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो गोंडा विधानसभा से बीजेपी विधायक अजय महावर अपने विधानसभा को हर वार्ड में लगातार दौरा कर रहे हैं, जिससे कि उनके विधानसभा में किसी को अगर किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो वो सीधे उनसे संवाद कर सकें। इसी के चलते आज का दौरा उनका गंगोत्री बिहार वेस्ट गोंडा क्षेत्र में रहा, जहां पर उनके साथ एमसीडी के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, मलेरिया बिजली विभाग और साफ सफाई अधिकारी के साथ भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनता मौजूद रही। विधायक ने अपना दौरा भगत सिंह चौक से शुरू करते हुए हर गली में जाकर खुद लोगों से उनकी समस्याएं जानी, जैसे कि सफाई व्यवस्था, बिजली फ्री आपूर्ति एवं वार्ड में तारों की समस्या। लगभग सभी ने उनसे बातचीत की। विधायक ने तुरंत डायरी में सभी की समस्याएं, शिकायतें नोट की और समाधान करने के लिए कहा। एक तो यहाँ बिजली की पावर कंजम्पशन के लिए वोल्टेज डिम की प्रॉब्लम है, और वो जायज़ भी है क्योंकि भजनपुरा मार्केट से लाइट कैरी होकर यहाँ आ रही है, तो जिसके कारण लाइट डिम होती है। तो हमने यहाँ एक नया ट्रांसफार्मर लगाने का फैसला किया है भगत सिंह चौक पर। उसके लिए हमें लोकल स्थानीय लोगों से बात करनी पड़ रही है। जो भी थोड़ी बहुत बाधाएं उसको दूर करके हम एक नया गंगोत्री विहार के लिए नया एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे, और कॉम्पैक्ट वाला लगाएंगे जो कि कम स्थान में ज़्यादा यूटिलिटी हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।